हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और लास्ट वीडियो में तुम सभी ने बिल्कुल अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी मैं इसका एक और पार्ट एक्सप्लेन करके देख लेता हूँ। और अगर इसमें भी अच्छा सपोर्ट नहीं आता है तो मैं ये स्टोरी यहीं पर छोड़ दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोकजिन और हान दोनों ही पीवीपी बैटल के लिए एग्री हो गए होते हैं। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि सोकजिन अपनी जैकेट खोलते हुए कह रहा होता है, मैं तैयार हो गया हूँ, अब तुम उससे बात करो। तो इतना कहने के बाद सोकजिन अपनी सारी कैपेबिलिटीज को एक साथ यूटिलाइज कर लेता है और इसके साथ हम देखते हैं उसका फुल आर्मर सूट एक्टिवेट हो जाता है। फिर सोकजिन आगे कह रहा होता है, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें क्रश कर दूंगा मेरे फुल पावर सूट के साथ। तो सोकजिन का सूट देखते हुए सोशलिंग कह रही होती है, ये तो फेमस वोल्ट ब्रेन टेक्निक है। सेकंड ब्रांच मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप है जिसे वर्ल्ड ब्रेन कहा जाता है। उसके पास इनक्रेडिबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवेस पास्ट के हीरोज की एबिलिटी से आगे निकल गई है। वैसे होस्टलिंग तुम क्या सोचते हो, क्या वो फर्स्ट ब्रांच इसका सामना कर पाएगा? तो होस्टलिंग कह रहा होता है, सिस्टर हमें अपने मैच के लिए प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर सोचलिंग कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये सब देखते हुए जियो मन ही मन कह रही होती है, वो कमीना पहले से फुल पावर में है और उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आखिर अब हान तुम क्या करोगे? इसके बाद हम सोकजिन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये पावर मैग्निफिसेंट है, कोई भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम पहले से फिनिश हो गए हो। तो सोकजिन के इतना कहते ही हम क्योनी को देखते हैं और वो कह रहा होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा वियर्ड है, आखिर क्यों वो अपनी फुल पावर डिस्प्ले करके शुरुआत क्यों कर रहा है? इसके बाद हम वापस सोकजिन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, ये फीलिंग तब की है जब मैं हान से फाइट कर रहा था और अगर मैं सही हूँ तो उस टाइम मैं हेल्यूसिनेटिंग नहीं कर रहा था, वो मेरी मौत ही थी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं शायद इस बात पर ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने साइंस के सारे एसेंस पहने हैं और इस फुल आर्मर सूट के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। इस पावरफुल सूट के साथ मैं उसे डेफिनेटली एक सेकंड में ही कुचल दूंगा। इसके बाद हुई कह रहा होता है, अगर दोनों तैयार हो तो स्टार्ट करो। तो हुई के इतना कहते ही सोकजिन हान को एक काफी जोरदार इलेक्ट्रिक पंच मार रहा होता है और इस पंच से चारों तरफ काफी सारी रोशनी फैल जाती है। तो ये देखकर जियो मनी मन कह रही होती है, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हान को कोई भी चांस मिलने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुंग भी आ जाता है और कह रहा होता है, क्या ये तो अफसोस की बात है, मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फाइनली ऐसा लगता है कि हान को वो मिल ही गया। तो पुंग के इतना कहते ही हम देखते हैं कि हान सोकजिन को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सोकजिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक होस्ट कह रही होती है, हेलो मेरा नाम लूना है और मैं हिस्ट्री के सबसे बड़े ह्यूमन रेस इवेंट में हीरो वर्सेस रोबोट शो की होस्ट हूँ। तो इतना कहने के बाद लूना थंडरबोल्ट से कह रही होती है, हेलो थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट भी हेलो कहता है। फिर लूना थंडरबोल्ट से आगे कह रही होती है, सब लोग कह रहे हैं कि टीम 4 के अगेंस्ट ये मैच काफी हार्ड होने वाला है, सो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो थंडरबोल्ट कह रहा होता है, एक दिन ऐसा टाइम आ सकता है जब ह्यूमन रेस अपने डिफेंस के लिए रोबोट पर डिपेंड हो जाएगा, लेकिन वो दिन आज नहीं है। तो ये सो कंप्यूटर पर देखते हुए सोकजिन कह रहा होता है, वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और यही रीजन है कि थंडरबोल्ट मेरा आइडल है और मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि वो आज हमें क्या दिखाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मैच स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में ही थंडरबोल्ट हार जाता है और वो होस्ट कह रही होती है, अभी कुछ सेकंड ही हुए हैं और हमारा हीरो थंडरबोल्ट पहले ही जमीन पर गिर गया है। तो यही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फाइटिंग पावर। सो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और सोकजिन ये सब याद करने के बाद मन ही मन कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पर रूल करेगी और मैं टॉप पर रेन करने जा रहा था, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं -900 पॉइंट वाले पर्सन से हारने वाला हूँ। तो इतना सब सोचने के बाद सोकजिन चिल्लाते हुए सिस्टम कहता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि सोकजिन के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें कितने वोल्टेज की जरूरत है। फिर ये नोटिफिकेशन देखने के बाद सोकजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चुप हो जाओ और मुझे सब कुछ दो जो तुम्हारे पास है। तो सोकजिन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि सूट की 100% कैपेसिटी एक्टिव कर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोजिन हान पर
थंडर ड्रैगन से अटैक कर रहा होता है, लेकिन हान फिर भी उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर पुंग कह रहा होता है सेकंड ब्रांच के सूट ज्यादा सेवी नहीं है, लेकिन मसल हेड तुम सिर्फ इतने लकी नहीं हो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सूट है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग के पास सडनली थंडरबोल्ट आ जाता है और साथ ही अपना हीरो पोज देते हुए कह रहा होता है पीस और लव का सेवर द हीरो थंडरबोल्ट यहाँ पर अपीयर हो रहा है। सो कॉमरेड तुम कैसे हो? हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है और ये मुझे काफी ज्यादा थ्रिल कर रहा है। लेकिन पुंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर थंडरबोल्ट आगे कह रहा होता है क्या हमें ओल्ड टाइम के लिए हीरो पोज में एक दूसरे को हेलो कहना नहीं चाहिए? तब पुंग कह रहा होता है आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुम तो एक रोबोट को भी हरा नहीं सकते हो। फिर बोल्ट हंसते हुए कह रहा होता है क्योंकि रेगुलेशन ये नहीं कहते हैं कि एक रोबोट मास्टर हो सकता है और किसने सोचा था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन सेकंड ब्रांच में कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि पोपी भी नहीं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि पोपी मेरा पेट है। वैसे फर्स्ट ब्रांच का इंटर्न काफी ज्यादा अमेजिंग है। अभी उसे हमें ज्वाइन हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, फिर भी वो शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तब पुंग कह रहा होता है नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वीक बेबीज का एक ग्रुप हो। फिर थंडरबोल्ट कह रहा होता है वैसे तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? तो पुंग कह रहे होते अच्छा तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने उसके साथ क्या किया। खैर तुम ये मान सकते हो कि हमने उसके एंगर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब हान और पुंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पुंग हान पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन हान दोबारा खड़े हो जाता है। तो ये देखकर पुंग कह रहा होता है तुम अभी भी खड़े हो, ये तो हेल की तरह हर्टिंग होना चाहिए था। मुझे तो लगता है जैसा बम बाप है वैसा ही बेटा भी है। तुम दोनों ही कॉकरोच जैसे घटिया हो और यही रीजन है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं सही हूँ ना? तो ये सुनकर हम देखते हैं कि हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जैसे वो पुंग को पंच मारता है तो पुंग उसका पंच काफी इजली पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम्हारा एंगर ही तुम्हारे पंच का ट्रिगर है, इसलिए तुम्हें अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा और यही तुम्हारी की है स्ट्रॉन्ग बनने की। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हान सोकजिन को एक काफी जोरदार पंच मार रहा होता है और साथ ही पंच खाते हुए सोकजिन कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, साइंस की पावर इतनी वीक नहीं हो सकती है। तो दूसरी तरफ हान पुंग की बात याद करते हुए कह रहा होता है मैं एडमिट करता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आज मैं स्ट्रांग हूँ। तो यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है और साथ ही ये मैच भी यहीं पर एंड होता है और हुई कह रहा होता है रुक जाओ मैच खत्म हो गया है। सेकंड ब्रांच का सोकजिन अब फाइट करने में अनेबल है, इसलिए हमारा विनर फर्स्ट ब्रांच का हान है। इसके बाद हम होस्टलिंग और सोशलिंग को देखते हैं और ये सब देखने के बाद सोशलिंग कह रही होती आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो ये कहा था कि वो काफी ज्यादा वीक है। तो होस्टलिंग कह रहा होता है सिस्टर मैं भी तुम्हारी तरह ही सरप्राइज हूँ। इसके बाद हम क्योन ही को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ, ये सोचना कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके साथ क्योन ही जियो को देखते हुए कह रहा होता है लेकिन ऐसा लगता है कि इस चीज से जियो काफी ज्यादा शॉक्ड हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो को वो बात याद आती है जो उसने हान से कही थी कि तुम कमजोर हो और तुम हीरो बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये सब याद करते हुए जियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, साथ ही कह रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया। तो इतना सब सोचने के बाद जियो जंप करते हुए वहाँ से नीचे कूद जाती है। तो ये देखकर थंडरबोल्ट चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं वो तो सेकंड ब्रांच की एज थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बियर ने जियो को रोका हुआ होता है। शादी हुई जियो से कह रहा होता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी बारी अभी नहीं है। तो जियो चिल्लाते हुए कह रही होती है यहाँ आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। और इसके साथ जियो को हान को देखते हुए उसके बचपन का हीरो याद आ जाता है और ये याद करने के बाद जियो सडनली शांत हो जाती है। इसके बाद हान की नजर जैसी जियो पर जाती है तो हान दौड़ते हुए जियो के पास आ जाता है। फिर जियो हान से कह रही होती है तुमने पहले ऐसा दिखावा क्यों किया कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। तो हान कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरे बारे में फिक्र हो रही थी? फिर जियो कह रही होती क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? और इतना कहने के बाद जियो हान को एक काफी जोरदार पंच मार देती है। तो ये देखकर वो बियर कह रहा होता है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। फिर ये सब देखने के बाद वो थंडरबोल्ट कह रहा होता है मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारी ब्रांच के सारे लोग कैंप में फेल हो रहे हैं। तो ये सुनकर पुंग कह रहा होता है अरे तुम चुप हो जाओ, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक्टिंग देखकर काफी ज्यादा थक गया हूँ। फिर वो थंडरबोल्ट कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जोआना भी आ जाती है और कह रही होती है तुम दोनों मेरे पीछे आओ, इस पर फोकस करो, ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। तो थंडरबोल्ट कह रहा होता है क्या अर्जेंट मैटर? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम कुछ एम्प्लॉयज को देखते हैं
और उनमें से एक एम्प्लॉय कह रहा होता है कि वो लोग सच में एक्चुअल में ऐसा कह रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब हम नरेरा रिपब्लिक जाने वाले हैं? तो दूसरा एम्प्लॉय कह रहा होता है मैं उस प्लेस पर विजिट करना चाहता हूँ। फिर वो पहला एम्प्लॉय कह रहा होता है हे डूड, तुम यहाँ काम करते हो तो तुम्हें ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। तो वो दूसरा एम्प्लॉय कह रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये बस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। फिर वो फर्स्ट एम्प्लॉय कह रहा होता है वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सेक्रेटरी आ जाता है और कह रहा होता है सब लोग चलो, फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है। तो ये सुनकर एक एम्प्लॉय कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास फिक्स करने के लिए कम वॉल्स होंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इतनी जल्दी खत्म जो हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होई कह रहा होता है सेकंड राउंड में फोर्थ ब्रांच का क्यों ही हान थर्ड ब्रांच होशलिंग के अगेंस्ट। सो क्या तुम दोनों बैट लगाना चाहोगे? वैसे क्यों ही फर्स्ट क्वेस्ट में फर्स्ट आने के लिए अर्न अचीवमेंट यूज कर सकते हो। इसके बाद होशलिंग कह रहा होता है मैं थर्ड ब्रांच का होशलिंग अपने हाफ स्टैट्स बैट पर लगाऊंगा। फिर क्यों ही कह रहा होता है मेरा भी सेम है और अभी मैं अपने एडवांटेज का यूज नहीं करूंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सोशलिंग होशलिंग से कह रही होती है वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने पावरफुल एनर्जी का यूज करता है अपने अपोनेंट को स्वॉलो करने के लिए, इसलिए उसे शुरू से ही खुद पर हावी होने मत देना। अगर तुम ऐसा करने देते हो तो तुम अल्टीमेट स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। अब आगे हम क्यों ही को देखते हैं और वो कह रहा होता है तो तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में बता दिया गया है, इसलिए मुझे इस फर्स्ट टेस्ट से नफरत है। तो क्यों ही के इतना कहती हम देखते हैं कि होशलिंग क्यों ही को पंच मारने के लिए आगे आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ क्यों ही कह रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आफ्टर ऑल तुम अकेले नहीं हो जिसने तुम्हारे अपोनेंट के बारे में सुना है। वैसे होशलिंग क्या तुम्हें माउंटेन्स पसंद है? तो क्यों ही के इतना कहते ही होशलिंग देखता है कि वो माउंटेन्स में पहुंच गया होता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है ये तो हेल्यूसिनेशन है। इसके बाद क्यों ही कह रहा होता है थोड़ा केयरफुल रहो, रात के टाइम हाइकिंग करना सेफ नहीं है। तो क्यों ही के इतना कहते ही होशलिंग को अपने सामने काफी सारी आइस दिखने लगती है और इसी के साथ उसके सामने काफी सारे स्नेक आ जाते हैं। तो ये देखने के बाद होशलिंग अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अगर ये सच में माउंटेन्स है तो ये प्लेस मेरे लिए भी फेमिलियर होनी चाहिए। तो इतना कहने के बाद होशलिंग उन स्नेक्स को पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो स्नेक भी होशलिंग की तरफ आ रहे होते हैं। फिर जैसे होशलिंग उन्हें पंच मारता है तो अचानक से वो सारे स्नेक्स गायब हो जाते हैं। फिर सडनली क्यों नहीं होशलिंग के पीछे आकर कह रहा होता है होशलिंग क्या तुम जानते हो ह्यूमंस को माउंटेन में वंडर फील होता है। तो ये सुनने के बाद होशलिंग जंप करते हुए क्यों ही को एक काफी जोरदार पंच मारता है, फिर उस पर कॉम्बो अटैक करने लगता है। फिर जैसे ही होशलिंग रुकता है तो वो देखता है कि ये उसकी सिस्टर है और इसी के साथ अचानक से होशलिंग के पीछे काफी बड़ा स्नेक आ जाता है और वो स्नेक कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम डरे हुए हो और तुम्हारे सामने इनएस्केपेबल डर है जो तुम्हें काफी छोटा फील करवा रहा है और इसीलिए ह्यूमन माउंटेन्स का रिवियर करता है। और इतना कहते हुए वो स्नेक होशलिंग को चारों तरफ से पकड़ लेता है और इसके साथ हम देखते हैं कि उस स्नेक के हेड की जगह क्योनी का फेस आ जाता है और क्योनी आगे कह रहा होता है क्या तुम वंडर हो? तो होशलिंग कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे डिफीट कर सकता हूँ मेरे ह्यूमन फॉर्म में। तो होशलिंग के इतना कहते ही हम देखते हैं कि होशलिंग के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है और इसके साथ हमें सीन शिफ्ट करके होशलिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मास्टर के साथ माउंटेन में एक वाटरफॉल के नीचे बैठा होता है। साथ ही अपने मास्टर से कह रहा होता है मास्टर प्लीज मुझे सिखाओ कि मैं कोएग्जिस्ट कैसे रह सकता हूँ डोकेबी की पावर के साथ। तो मास्टर कह रहा होता है होशलिंग तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम डोकेबी की पावर के साथ कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये टग ऑफ वॉर गेम जैसा है, हम इसके लिए सिर्फ काउंटर बैलेंस ही कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक बेस्ट की तरह है और जब तक तुम नहीं चाहते हो कि ये तुम्हें चोट पहुंचाए तब तक तुम्हें उसकी रोप कसकर पकड़नी होगी या तुम डोकेबी की एनर्जी से ओवरवार्म्ड हो जाओगे जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो दोगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और ये सब याद करते हुए होशलिंग कह रहा होता है मास्टर मैं आपकी टीचिंग नहीं भूला हूँ इसलिए मैं इसे 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा इससे पहले कि डोकेबी मुझे पूरी तरह से खा जाए। इसके बाद होशलिंग क्योनी को देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम वहाँ पर हो, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट
अपने अल्टीमेट स्टेट तक पहुंच गया हूँ। तो इतना कहने के बाद होस्टलिंग क्योनी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद क्योनी खुद को संभालने के बाद होस्टलिंग के ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। तो ये देखने के बाद होस्टलिंग कह रहा होता है अब सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं, इसलिए मुझे जल्द ही इसे खत्म करना होगा। तो इतना कहने के बाद होस्टलिंग क्योनी को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। फिर जंप करने के बाद नीचे आते हुए कह रहा होता है आज तुम ये याद रखना, ये डोकबी कबीले के 28th वेव वंश की पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि होस्टलिंग वापस नॉर्मल हो गया होता है और साथ ही फ्रीज भी। तो ये देखकर हुई होस्टलिंग के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा होता है मैच खत्म हो गया है और होस्टलिंग मैच कंटिन्यू करने में अनेबल है, इसलिए 4th ब्रांच का क्योन ही विनर है। और इसी के साथ ये सब देखकर जियो मनीवन कह रही होती है मैंने सोचा था कि 3rd ब्रांच पावरफुल थी, लेकिन क्योन ही के कुछ करने से पहले ही उसे हरा दिया। इसके बाद क्योन ही कह रहा होता है ये मैच काफी अच्छा था। तो हुई होस्टलिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है उसका क्या, उसे रिलीज कर दो। और साथ ही मनीवन कह रहा होता है मैं जानता था वो जीतने वाला था, लेकिन ना तो ह्यूमन और ना ही नॉन ह्यूमन उसकी बराबरी के क्लोज भी आ सकते हैं। वो रियल में एक माउंटेन की तरह इमूवेबल बीइंग है, उसकी पावर काफी ज्यादा डरावनी है। इसके बाद क्योन ही जैसी होस्टलिंग को रिलीज करता है तो होस्टलिंग रिलीज होते ही पंच मार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिसलिंग आकर अपनी स्वॉर्ड से उसका पंच ब्लॉक कर देती है। और फिर जब होस्टलिंग को होश आता है तो वो कह रहा होता है अभी मुझे क्या हुआ। तो सिसलिंग कह रही होती है जैसा कि तुम देख सकते हो तुम अपने अपोनेंट की एनर्जी से ओवरवार्म्ड होकर अपना दिमाग खो बैठे हो और तुम अभी तक डोर स्टेप तक भी नहीं पहुँचे हो, इसलिए कहीं से भी अल्टीमेट स्टेट की बात तो छोड़ ही दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ अनाउंस हो रहा होता है 4th ब्रांच की क्योन ही हान ने 2nd राउंड जीत लिया है और अब मेंटेनेंस के बाद 3rd राउंड शुरू करेंगे। तो ये सुनकर एक पर्सन कह रहा होता है मुझे तो लग रहा था कि 1st राउंड जल्दी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो 2nd राउंड उससे भी जल्दी खत्म हो गया है। फिर हुई काफी खुश होते हुए कह रहा होता है ये सही है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि ऐसा हुआ है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर एक दूसरा एम्प्लॉय हुई से कह रहा होता है तुम आज काफी ज्यादा खुश दिख रहे हो। तो हुई कह रहा होता है तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इतना कहते ही हुई ऊपर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अरे सभी मास्टर्स कहाँ चले गए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और जोआना कह रही होती है जब हमारे पास कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए इनफ ट्रेनिंग नहीं होते तो हेडक्वार्टर हर साल सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कराता था। तब पुंग कह रहा होता है क्यों। फिर जोआना कह रही होती है क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट ब्रांचेस हर साल पार्टिसिपेट करने में फेलियर रही है और हम स्मूथ सेलिंग करने के लिए सिर्फ यही एक चीज कर सकते हैं। इसके बाद थंडरबोल्ट हंसते हुए कह रहा होता है मैम मैं इससे अवेयर हूँ, ये सब्स्टिट्यूट है हमारे हाईटेक एआई रोबोट का और साथ ही हमारे द्वारा सप्लाई की गई वॉल्ट ब्रेन। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद पुंग कह रहा होते जल्दी करो और सीधा पॉइंट पर आओ। तो पुंग के इतना कहते ही जोआना थंडरबोल्ट को बांध देती है और साथ ही उसके मुंह को भी। फिर ये देखकर पुंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, या तो तुम इसे अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करो या तुम भी खड़े खड़े मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जोआना यूनचेओ का नाम लेती है। फिर ये सुनकर पुंग फर बीस्ट कहता है। तो जोआना कह रही होती है उसने मुझसे कहा कि अगर जब तुम मुझे मारने की कोशिश करो तो मेरा नाम बताना। इसके बाद जोआना T-17 रोबोट से कह रही होती है T-17 इस ईयर कैंप में तुम्हारा क्या मिशन है। तो T-17 कह रहा होता है मैम मेरा मिशन ये है कि मैं 2nd ब्रांच को मॉनिटर करूं और मिशन के दौरान मुझे 2nd ब्रांच के सोकजिन से एक स्ट्रेंज सिग्नल मिला, इसलिए मैंने उसका इमोशनल एग्जामिनेशन किया और जब वो हार गया था तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, साथ ही काफी ज्यादा डरा हुआ भी था। फिर जब मैंने उसकी सूट की प्रोग्रामिंग को हैक किया तो मुझे एक सस्पिशियस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग मिली। एक वॉइस ने सोकजिन को गोल्ड लाने के लिए कहा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा। इसके बाद जोआना कह रही होती है यूल ने हमें हाल ही में बताया कि 2nd ब्रांच काफी ज्यादा सस्पिशियस हो रही थी, लेकिन मैं ओपनली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती हूँ और ये पसंद हो या ना हो पर हम फैमिली हैं, इसलिए मैंने T-17 को 2nd ब्रांच के साथ एक टीम में रखा और उसके मूवमेंट्स को मॉनिटर करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद जो मुझे मिला वो तुम्हें पता ही है। इसके अलावा एक ट्रेडिशन है जो फर्स्ट कैंप से चली आ रही है, जब सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम सबसे टैलेंटेड पार्टिसिपेंट को एक सिंबॉलिक आइटम जैसा कुछ देते हैं। फिर पुंग कह रहा होता है क्या वो गोल्ड है और वो कितने कैरेट का है। फिर जोआना कह रही होती है वो एक होल पीस है, इनिशिएटर ऑफ अथॉरिटी द गोल्डन सैटर्न, ये आइटम उसके आर्मर का पीस है। फिर ये सुनकर पुंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ये सैटर्न का पीस है।
तो जोआना कह रही होती है रॉन्ग आइडियाज मत बनाओ, ये बस ह्यूमंस की फर्स्ट विक्ट्री की याद में बस एक सुवेनियर है। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है जिसमें कोई मैजिक पावर नहीं है, लेकिन एक न्यू स्टाफ के लिए इसका कोई मतलब होगा। फिर पुंग कह रहा होता है अच्छा तो तुमने इसे कहाँ छुपाया है? तो जोआना सैटर्न का पीस दिखाते हुए कह रही होती है ये यहाँ है। तुम्हें लगता होगा कि हमने इसे कहीं अंडरग्राउंड छुपाया होगा, लेकिन इसे पाना इतना इजी नहीं है। ये रियल में सिर्फ एक सुवेनियर है जो तुम्हें मेमोरियल म्यूजियम में भी मिल जाएगा। फिर पुंग कह रहा होता है तुम जो उस गोल्डन आइटम के बारे में कह रही थी जिसे पी ब्रिंटर के मारे पाने की कोशिश कर रहा था, क्या ये सिर्फ एक कॉमन सुवेनियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट कह रहा होता है कॉमरेड्स तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जोआना क्या तुम मुझे प्लीज रिलीज कर सकती हो? तो जोआना उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर ये देखने के बाद थंडरबोल्ट खुद ही उस रोप को काट कर अपने मुंह को फ्री कर लेता है और साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम लोग जानते हो कि सेकंड ब्रांच में कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता है, वो सभी मुझे इग्नोर करते हैं। तो पुंग कह रहा होता है हाँ ये बात तो सच है। फिर थंडरबोल्ट चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी से मुझे खोलो। तो पुंग जोआना से कह रहा होता है उसे थोड़ी देर सफर करने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साइड में आगे होते हैं और पुंग कह रहा होता है तो बॉटम लाइन ये है कि कोई इस ईयर के कैंप में कुछ गड़बड़ कर रहा है। वैसे सबसे पहले तुम्हें कैंप सॉर्ट करना चाहिए, फिर हम उसे ढूंढने जाएंगे। तो जोआना कह रही होती नहीं मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो वो हमारे सारे बजट में कटौती कर सकते हैं। ये ईयर एंड के फाइनेंशियल असेसमेंट के दौरान कार्रवाई कर सकते हैं। फिर पुंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, तुम्हें बस अपने प्रीशियस बजट की परवाह है। तो जोआना चिल्लाते हुए कह रही होती है हाँ हमारा प्रीशियस बजट, इसके बारे में तुम ऐसी बात मत करो जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। और वैसे यही रीजन है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम मंथली कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था ताकि हम इस इशू पर गौर कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट कह रहा होता है मैम मैं समझ गया हूँ, ह्यूमंस के पास खोने के लिए और भी काफी कुछ है, उनके पास हमेशा ज्यादा एक्सक्यूज बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सुनने के बाद जोआना उस रोबोट को बांध देती है और कह रही होती T-17 मैंने तुम्हें बात करने की परमिशन नहीं दी है। तो वो रोबोट कह रहा होता है क्यों, आखिर मैं खुलकर बात क्यों नहीं कर सकता हूँ? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो ये सुनकर जोआना काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट रेड होने लगता है और साथ ही आगे कह रहा होता है अपने क्रिएटर जैसा बनना ह्यूमन नेचर में है और इसी से ह्यूमैनिटी का मतलब सामने आता है। और अब कैसा रहेगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं हूँ? तो ये सुनकर जोआना कह रही होती है T-17 आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग जोआना को अपने पीछे कर लेता है और सडनली उस रोबोट का सर काट देता है और कह रहा होता है पहेलियों में बात करना बंद करो और जैसा है वैसे ही कहो, आखिर तुम कौन हो? इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट कह रहा होता है मैं रोबोट को ह्यूमन बनाना चाहता हूँ बाइबल के एक कूल वर्स में, और रेड आइज क्रूशल मूवमेंट में ग्लो करती है। ये काफी अच्छा सिनेरियो है ना? वैसे पुंग ये तुम कब समझोगे? तो पुंग कह रहा होता है मैं इस बात का आदी हूँ कि तुम कैसे झूठ बोलते हो हर बार अपना ये गंदा मुंह खोलकर। वैसे क्या तुम यूटोपिया से हो? तो वो रोबोट कह रहा होता है नहीं ये वो क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, तुम्हें मुझसे कुछ और इम्पोर्टेंट पूछना चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ, उस झूठ के साथ जिसे आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद उस रोबोट में एक लड़की का फेस देखकर जोआना से काफी गुस्से में कह रहा होता है मुझे बताओ ये क्या है? फिर वो लड़की आगे कह रही होती है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रियल गोल्ड कहाँ है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ के कुछ स्टाफ को देखते हैं जो अपना मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक एम्प्लॉय कह रहा होता है यहाँ का मेंटेनेंस का काम पूरा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली उस सेक्रेटरी को कुछ होने लगता है और उसका काफी बड़ा मुंह खुल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी सारे एम्प्लॉयज होते हैं अचानक से उन सभी का सर कट जाता है और इसी के साथ हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस सेक्रेटरी के मुंह से एक और मॉन्स्टर बाहर निकलता है, साथ ही कह रहा होता है माइटी गैबुल इस तरह आने के लिए तुम्हारा थैंक यू। वैसे मुझे थोड़ा टाइम लगा उस पर कब्जा करने के लिए, लेकिन हम फिर भी यहाँ टाइम पर पहुँचने में कामयाब रहे गोल्डन के लिए हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सब देखने के बाद सोंगलिन कह रहा होता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है? हम सेकंड फ्लोर पर थे और सडनली सब कुछ डार्क हो गया। फिर जियाओ कह रही होती है मैंने सब कुछ देखा है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और जियो कह रही होती है नीचे जितने भी लोग थे
उन्हें काट दिया गया। फिर सडनली वो अपीयर हो गया और कोई भी नहीं बच पाया। और इतना सब याद करने के बाद जियो मन इवन कहरी होती है। इस जैसे डेजिग्नेट कैंप में सभी स्टाफ में से वो सेक्रेटरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर ने उसे एक ही पल में मार डाला। यह मॉन्स्टर क्राफ्ट ग्रेड रेड है और उसका इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, हमने जो डिस्कस किया है उससे तुम्हें डिविएट नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस गोल्ड की जरूरत है। तो इस मॉन्स्टर के इतना कहते ही हम देखते हैं कि गैबुल उस मॉन्स्टर का सर पकड़कर उसे मार डालती है। साथ ही कह रही होती है, मुझे तुम पसंद नहीं आए और तुम्हारे लगातार बात करने से मेरा दिमाग और ज्यादा खराब होता जा रहा है। खैर छोड़ो, जो भी हो उसे जाने देते हैं। सो मेरे ब्रेव हीरोज, चलो देखते हैं मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद होस्लिंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी एक उंगली भी हिला पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशलिंग सबसे आगे आकर कह रही होती है, मेरे पीछे आ जाओ अगर तुम जीना चाहते हो। वैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा की तरह बचा लूंगी। फिर ये सुनने के बाद गैबल कह रही होती है, हे मास्क, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे काफी पसंद आया। तो सोशलिंग कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि मेरी शॉट तुम तक पहुंची है या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी और तुम्हें तुम्हारे अहंकार के बारे में लेसन सिखाऊंगी। तो इतना कहने के बाद सोशलिंग लेवल 4 का अर्थ अटैक एक्टिवेट करते हुए गैबल के ऊपर फैंटम फ्लैश से अटैक कर देती है और गैबल को इससे काफी सारा डैमेज होता है। तो ये अटैक देखकर जियो कह रही होती है, तो इनक्रेडिबल अटैक है। फिर होस्लिंग कह रहा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी सिस्टर ने डोकाबी कबीले की सभी मार्शल आर्ट टेक्निक और एनर्जी यूज के हमारे सारे नॉलेज में मास्टर है। वो एक जीनियस है जो सेंचुरी में एक बार आते हैं और वही है जो ऐसे क्रीचर को हरा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशलिंग लेवल 16 अर्थ ब्लेड एक्टिवेट करके गैबल के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि इस अटैक से गैबल का हाथ कट जाता है और शिक्षा सोशलिंग गैबल पर सीक्रेट अर्थ ब्लेड स्किल का यूज करते हुए अटैक कर देती है। तो ये देखने के बाद होस्लिंग कह रहा होता है, उसने कर दिखाया। और साथ ही ये सब देखने के बाद जियो मन ही मन कह रही होती है, उस मॉन्स्टर का ग्रेड रेड था, लेकिन उस लेडी ने अकेले ही उसे नीचे गिरा दिया। ये तो इनक्रेडिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैबल कह रही होती है, ये कैसे हो सकता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ये कहूँ? तो गैबल की आवाज सुनकर सोशलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैबल सोशलिंग के ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर होस्लिंग और जियो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सोशलिंग ब्लड की वॉमिटिंग करते हुए मन ही मन कह रही होती है, उसने मेरी पसलियों और गर्दन को चीर डाला है। वो सच में रिडिकुलसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर मैंने अभी अटैक किया था वो सिर्फ एक इल्यूजन था, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा रियल लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गैबल जंप करते हुए सोशलिंग की तरफ आ रही होती है। तो ये देखने के बाद सोशलिंग गैबल के ऊपर स्लैश अटैक करते हुए कह रही होती है, ये मेरा फाइनल ब्लो था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सोशलिंग के इस अटैक से गैबल को कुछ भी नहीं होता है और फिर गैबल सोशलिंग को किक मारकर नीचे ग्राउंड में पटक देती है। फिर कह रही होती, मास्क, क्या तुम जानती हो कि रेसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? चलो मैं ही बता देती हूँ, ये प्लॉट का ट्विस्ट होता है। रेसलिंग पूरी तरह से प्लॉट के उतार चढ़ाव के बारे में है जो ऑडियंस को सरप्राइज कर देती है। ये आर्ट है एक स्क्वायर रिंग के रूप में जिस पर विनर को हराने वाला डेडली डांस करता है और यही चीज रेसलिंग को काफी स्पेशल बना देती है। और अब गैबल हाइपर हो रहा है। तो ये सुनकर सोशलिंग कह रही होती है, मैंने तुम्हें बताया है, वो मेरा फाइनल ब्लो था। इसके बाद हम देखते हैं कि गैबल सडनली माउंटेन्स में पहुंच जाती है और उसे अपने सामने दो काफी बड़ी आइस दिखने लगती हैं। फिर उसे एक स्नेक पकड़ लेता है। तो ये देखकर गैबल कह रही होती है, ये तो एक इल्यूजन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्योन ही अपने इल्यूजन में गैबल को फंसा रहा होता है और इसी बीच होस्लिंग दौड़ते हुए सोशलिंग के पास चले जाता है और कह रहा होता है, सोशलिंग, क्या तुम ठीक हो? तो सोशलिंग कह रही होती है, मेरे क्लोज मत आओ, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, तुम्हें इस फाइट में मैं उलझा कर मरवाना नहीं चाहती हूँ, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी से परे का बैटल है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योन ही गैबल पर डेथलॉक एबिलिटी से अटैक कर रहा होता है और इसके साथ हम देखते हैं कि क्योन ही गैबल के नेक को चेन से जकड़ने लगता है। फिर लास्ट में गैबल के सर को काट देता है। तो ये देखकर जियो काफी खुश होते हुए कह रही होती है, उसने कर दिखाया। फिर जियो के इतना कहने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि गैबल क्योन ही को मार देती है और ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर गैबल क्योन ही को अपने हाथ में घुमाते हुए कह रही होती है,
बताओ ये परफॉर्मेंस कैसी है, जरा उसके फेस को देखो। ये तुम्हारे पार्टनर के कुछ स्टेलर मूव्स थे। और इतना कहने के बाद गेबल क्योनी का सर काट दे दी है, फिर क्योनी के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दे दी है। और ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही जियो मन ही मन कह रही होती है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद गेबल कह रही होती है अब नेक्स्ट कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें होस्टलिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साथ ही हमें बताया जा रहा होता है कि सियोड का ग्रेट एक्सप्लोजन ये पीस ऑफ एज में हुआ सबसे भयानक विस्फोट था, जिसने पूरी सिटी का मैप ही मिटा दिया और इसमें 1.2 मिलियन लोग मारे गए। साथ ही लगभग हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हम उस प्लेस पर होस्टलिंग और सोशलिंग को देखते हैं और सोशलिंग होस्टलिंग से कह रही होती है चलो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम स्ट्रांग बनेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों हीरोज की थर्ड ब्रांच सेक्जियन टेम्पल में होते हैं और स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हुए होस्टलिंग कह रहा होता है तुम कह सकती हो कि मैं लास्ट बार से अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो सोशलिंग कह रही होती अच्छा तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि होस्टलिंग जमीन में पड़ा होता है और वहाँ का मास्टर सोशलिंग पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम मुझसे फालतू में बहस कर रही हो, तुम्हें अपने भाई को इस तरह मारना नहीं चाहिए था। तो सोशलिंग कह रही होती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स असेंबली हॉल में इकट्ठा हुए होते हैं और साथ ही वहाँ का एक मास्टर कह रहा होता है हमने डिसाइड कर लिया है कि मायोंग यहाँ की इंटर्न बनेगी और अब से उसे सोशलिंग मायोंग कहा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दो मास्टर अपने साथ सोशलिंग को लेकर जा रहे होते हैं। तो तभी पीछे से होस्टलिंग भी आ जाता है और कह रहा होता है रुको सोशलिंग, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा जहाँ पर तुम हो, इसलिए बस तुम वेट करो और देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ स्ट्रांग बन जाऊंगा। तो सोशलिंग कह रही होती है जब तक तुम यहाँ पर पहुँचोगे जहाँ पर मैं हूँ तब तक तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगी, तुम अभी मुझ तक पहुँच नहीं सकते हो। इसके बाद एक मास्टर होस्टलिंग से कह रहा होता है तुम्हें सोशलिंग तक पहुँचना है, वैसे ये कभी नहीं हो पाएगा और हाँ अब से तुम उसे थोड़ा रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशलिंग काफी बड़ा हो गया होता है और साथ ही मनीवन कह रहा होता है तब मुझे समझ नहीं आया उसके शब्दों के पीछे का असली मतलब। खैर मुझे इसे समझने में काफी टाइम लगा फाइनली ये जानने के लिए कि उसका क्या मतलब था। वो आगे बढ़ गई थी एक ऐसी जगह पर जिसे मैंने देखा भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि होस्टलिंग अपने मास्टर के साथ वाटरफॉल में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो मास्टर कह रहा होता है होस्टलिंग डोकाबी की मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, वैसे हर पावर का अपना एक मीनिंग रखना चाहिए और यही है स्ट्रांग बनने का एक तरीका। तो होस्टलिंग कह रहा होता है जिसे मैं इस आर्ट से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ये वही डोकाबी की मार्शल आर्ट है और यही चीज मेरी लाइफ में मायने रखती है, पर वो इतनी स्ट्रांग बन गई है कि उसे मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और मास्टर यही चीज इस आर्ट को सीखने की मेरी इच्छा को कमजोर कर रहा है। फिर वो मास्टर कह रहा होता है तुम ये कह रहे हो तुम्हारी पावर का रीजन किसी ऐसे पर्सन को प्रोटेक्ट करना है जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हें यही रास्ता चुनना है तो तुम्हें और तेजी से चलना होगा। तो अभी फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और हम देखते हैं कि सोशलिंग ने डोकाबी की पावर एक्टिवेट कर ली होती है। साथ ही गैबल सोशलिंग को पकड़कर जमीन में पटक दे दी है। फिर सोशलिंग अपनी सिस्टर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है इतना कमजोर होने की वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो ये सब देखकर जियो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि गैबल सडनली जियो के काफी क्लोज आ जाती है। तो ये देखकर जियो घबराते हुए अपने घुटनों में बैठ जाती है और कह रही होती है मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं अभी मर नहीं सकती हूँ, कोई है जिससे मुझे मिलना है और मैं सरेंडर कर रही हूँ इसलिए मेरी जान को तुम बख्श दो। फिर गैबल कह रही होती है मैं ये करने के लिए नहीं आई थी, गैबल तुम लोगों को मारने के लिए यहाँ नहीं आई थी, हालांकि मैं बहक गई और वहाँ उस गोट को मार डाला और वैसे भी गोल्ड मिलने से पहले मैं सबको मार नहीं सकती हूँ, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए देखो मैंने उन्हें छोड़ दिया। खैर वो अलग बात है, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो मारे जाएंगे। अरे हाँ वैसे मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारे एक फ्रेंड को मार डाला, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और मैं अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अरे यार मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सोशलिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि होस्टलिंग को चेन से बांधकर लटकाया होता है और ये देखकर सोशलिंग मास्टर से कह रही होती है मास्टर ये क्या हो रहा है। तो वो मास्टर कह रहा होता है तुम दोनों पहले से ही जानते थे कि तुम सूटेबल होस्ट थे, यही एकमात्र रीजन था जिसकी वजह से हम डोकेबी में महारत हासिल कर सके। तुम दोनों ने इसे एक्सेप्ट किया और ओल्ड होस्ट के मरने से पहले 9 साल की कम उम्र के एक न्यू होस्ट को डोकाबी क्लैन में अडॉप्ट किया जाता है और ये न्यू कैंडिडेट होस्ट बन जाता है जो डोकेबी ले जाता है और इसी तरह हम अपनी पावर्स को पास डाउन करने में एबल है क्योंकि डोकाबी हमेशा होस्ट को
निकलने की फिराक में रहता है और जो होस्ट बनता है उसे हर दिन मरने का रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि डोका भी एक पावर है। तो ये सुनकर सोचलिंग कह रही होती है हम गिव अप नहीं कर सकते हैं। फिर मास्टर कह रहा होता है अगर तुम इससे बेहतर कैंडिडेट हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 10 साल की हो और इसके लिए काफी बूढ़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारे ब्रदर को ये भाग्य सहने के लिए चुना गया था। तो सोचलिंग कह रही होती है मुझे पता है कि डोकाबी की ऑल कंज्यूमिंग पावर रिलीज करने की कंडीशन है होस्ट की आयरन विल पावर, लेकिन मेरा भाई इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उससे काफी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी ताकि मेरे भाई के पास कभी भी आयरन विशियत ना हो सके। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और ये सब सोचने के बाद होस्टलिंग जाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गैबुल जियो से कह रही होती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मार देना ठीक रहेगा। मुझे ये बताया गया है कि गोल्ड एक हीरो है पर मुझे तुम काफी पसंद आ गई हो, एक डॉग जो मुझे खुश करने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। तो गैबुल इतना कह रही होती है और तभी हम देखते हैं कि गैबुल के पीछे से काफी सारी रोशनी आ रही होती है। तो ये देखकर सोचलिंग कह रही होती प्लीज ऐसा मत करो, होस्टलिंग प्लीज डोको भी मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि गैबुल जैसी पीछे मुड़कर देखती है तो तभी डोका भी गैबुल का सर पकड़कर जमीन में पटक देता है। साथ ही कह रहा होता है मुझे हेलो नहीं कहोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेंटेनेंस टीम को देखते हैं और वो एक ट्रेनिंग हॉल के डार्कनेस को क्लीन कर रहे होते हैं। साथ ही चियोन जेगल जो कैंप ऑपरेशन का असिस्टेंट टीम मैनेजर होता है वो कह रहा होता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उस डार्कनेस को क्लियर करो। तो एक कैट कह रही होती आखिर तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपना काम ही तो कर रहे हैं। और इसी के साथ एक दूसरी कैट कह रही होती है इसके आसपास काम करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ चारों तरफ काफी सारे बैरियर्स हैं। फिर ये सुनकर जेगल कह रहा होता है ये यूजलेस स्प्रिट किसी काम की नहीं है। इसके बाद एक एम्प्लॉय कह रहा होता है ये बैरियर हमें बचे हुए जिंदा लोगों को स्कैन करने से रोक रही है, इसलिए हमें इस सिचुएशन की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में कर देनी चाहिए। तो जेगल कह रहा होता है नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। और साथ ही मनीमन कह रहा होता है हमारे बजट में कटौती होने के बावजूद हमारी सिक्योरिटी में हैवी सेल लगाई गई है। तो इतना सोचकर जेगल चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर टीम मेंबर जोआना कहाँ है। फिर एक पर्सन कह रहा होता है हमने वहाँ जाकर देखा था लेकिन। तो जेगल कह रहा होता है लेकिन क्या। फिर वो पर्सन कह रहा होता है जिस प्लेस पर जोआना थी वो बिना किसी ट्रैक के डिसअपीयर हो गई है। तो ये सुनकर जेगल काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है, आखिर वो कहाँ गायब हो सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें जुटोपिया की एक प्लेस दिखाई जाती है और वहाँ पर हम एक डोर को देखते हैं। फिर अचानक से वो डोर टूट जाता है। फिर उसके अंदर से पुंग और जोआना निकलते हैं और जोआना कह रही होती है हम कहाँ पर हैं। तो पुंग कह रहा होता है तुम कैंप में वापस जाओ, मैं उस कीड़े को मारने के लिए जा रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद पुंग तेजी से वहाँ से दौड़ते हुए चले जाता है। फिर जोआना अपना फोन देखते हुए कह रही होती है मुझे यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। अरे नहीं ये पैनिक करने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जाना होगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस डोर से थंडरबोल्ट इन्हें देखकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे क्या तुम दोनों कुछ भूल नहीं रहे हो, मुझे प्लीज रिलीज करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस डोकाबी को देखते हैं और वो कह रहा होता है मुझे इस दुनिया में कदम रखे हुए काफी टाइम हो गया है। तो डोकाबी को देखते हुए जियो मनीमन कह रही होती है क्या वो होस्टलिंग नहीं है, उसने अभी अभी ग्रेट रेड को एक ही झटके में डाउन कर दिया है। एक बीइंग जो अकेले ही एक रेड ग्रेड मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता है, क्या वो डोकाबी हो सकता है। इसके बाद डोकाबी कह रहा होता है आखिर इसका इतना डर क्यों है, क्या सभी ह्यूमंस मर चुके हैं। खैर मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। और इसी के साथ वो डोकाबी सोचलिंग को देखते हुए कह रहा होता है वेल कहीं ये सोचलिंग तो नहीं है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा याद किया है। तो ये सुनने के बाद जियो काफी खुश होते हुए कह रही होती है हाँ ये सही है, सोचलिंग भी एक डोकीबी क्लैन मैन है, इसलिए उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए और इसलिए शायद वो हमारी हेल्प भी कर सकता है। तो जियो इतना सोच ही रही होती है और तभी हम देखते हैं कि डोके भी सोचलिंग का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और कह रहा होता है मुझे वो दिन काफी अच्छी तरह से याद है जब मैं 12 साल पहले तुमसे मिला था और तभी से मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ कि कब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। फिर ये सुनकर जियो काफी हैरान होकर चिल्लाते हुए कह रही होती प्लीज रुक जाओ। तो ये सुनकर डोके भी जियो का सर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और सोचलिंग से आगे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा हर्ट हो और अनफॉर्चुनेटली मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी ही मार डालूंगा। चलो अब गुड बाय सोचलिंग। इसके बाद डोकी भी अचानक से घबराते हुए सोचलिंग को नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ पर काफी सारा ब्लड लग रहा है
मुझे अपना फेस और बाकी सब कुछ बचाना होगा। अरे यार, आखिर तुम ब्लड से इतनी ज्यादा लथपथ क्यों हो? आखिर क्यों मुझसे पहले किसी और ने तुम पर अटैक क्यों किया? तो डोकेबी इतना कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि गैबल जंप करते हुए डोकेबी को किक मार रही होती है, लेकिन डोकेबी को उसके किक से कुछ नहीं होता है। फिर डोकेबी कह रहा होता है, तुमने अपने पैरों से मुझे गंदा किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो डोकेबी इतना कहने के बाद गैबल का पैर पकड़ता है और उसे घुमाते हुए दूर फेंक देता है। तो ये देखकर जियो मन ही मन कह रही होती है, ये डेफिनेटली वो नहीं है। होशलिंग को ब्लड पसंद था, लेकिन ये पर्सन अपने हाथों में ब्लड का एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और होशलिंग बिल्कुल भी अपनी सिस्टर को मारना नहीं चाहेगा। ये जरूर होशलिंग की कॉन्शियसनेस के बिना एक प्योर डोकेबी है। जियो जरा फोकस करके सोचो, तुम्हें इसके बारे में पता है? तो जियो को इतना सब सोचने के बाद कुछ याद आता है। इसके बाद जियो डोकेबी से कह रही होती है, ग्रेट डोकेबी, मैं रियल में एक डोकेबी फैन क्लब से हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और जब से मैंने सुना है कि तुम उसे डिस्पाइस कर रहे हो, तो इसलिए मैं उस लेडी को तुम्हारे लिए गिफ्ट के लिए लाई हूँ। लेकिन फिर अचानक से इस मसल ब्रेन ने तुम्हारा गिफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने कहा कि वो ब्लड के सामने तुम्हें डर से कांपता हुआ देखना चाहती है। और फिर मुझे ये भी पता चला कि वो डोकेबी हेटर क्लब की मेंबर है और ये डोकेबी से नफरत करती है। फिर ये सुनकर डोकेबी काफी गुस्से में कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है? तो ये सुनने के बाद जियो मन ही मन कह रही होती है, अच्छा तो वो फोक टेल सच थी। और इतना सोचने के बाद जियो कह रही होती है, यस सर, आप इसे ले लो। इसके बाद डोकेबी कह रहा होता है, उसकी लाइफ मेरी है और उसकी लाइफ को खत्म मैं ही कर सकता हूँ, उसे तभी मरना होगा जब मैं कहूँगा। और हाँ, उस मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे हुई डोकेबी का मजाक उड़ाने की? अब देखो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डोकेबी से नफरत करने वाले हर किसी को मरना होगा। तो गैबल कह रही होती है, तुम काफी इजीली बेवकूफ बन जाते हो, मैं तुम्हारे लिए एम्बेरेस फील कर रही हूँ। खैर, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसकी कीमत चुकाऊं तो ये करके दिखाओ। और इतना कहने के बाद गैबल डोकेबी का गला पकड़कर उसे ग्राउंड में पटक देती है। तो डोकेबी गैबल को किक मारकर काफी दूर फेंक देता है। फिर वापस खड़ा होकर गैबल को पकड़ता है, फिर उसे ग्राउंड में पटक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारी धूल हो जाती है। फिर जब वो सारी धूल क्लियर होती है तो हम देखते हैं कि डोकाबी ने अपना हाथ गैबल के बॉडी के आर पार कर दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गैबल डोकाबी को नीचे की तरफ धक्का दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारी धूल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डोकाबी ने ही गैबल को नीचे पटक दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैबल अपने काफी सारे क्लोन बना लेती है और वो सारे जैसी डोकाबी के ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोकाबी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है। फिर वो डोकाबी के डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वो सभी गैबल को मारने लगता है। फिर ये सब देखते हुए जियो मन ही मन कह रही होती है, डोकाबी और वो ग्रेट रेड मॉन्स्टर बराबर के ही लगते हैं, क्योंकि इन्हें फाइट करते हुए काफी टाइम हो गया है और वो अभी भी फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सडनली नियोबीएस अपीयर हो जाता है और कह रहा होता है, सब रुक जाओ। तो नियोबी को देखकर डोकेबी कह रहा होता है, आखिर अब तुम कौन हो? और वैसे वो सारे मॉन्स्टर अचानक से कहाँ चले गए? इसके बाद हम देखते हैं कि नियोबी डोकेबी को बेड़ियों से बांध देता है और कह रहा होता है, मेरे लिए इन्हें उलझाए रखने के लिए थैंक यू, मैंने गोल्ड रिट्रीव कर लिया है और गैबल अब उससे फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो गैबल कह रही होती है, क्या? लेकिन गोल्ड रिट्रीव करना तो गैबल का मिशन था। गैबल को तो बताया गया था कि गोल्ड यहाँ के हीरोज में से कोई एक था। फिर नियोबी कह रहा होता है, नॉनसेंस, ये जानते हुए भी कि तुम कितनी ज्यादा इम्पल्सिव हो, वो तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट मिशन नहीं देंगे। खैर, वो सही भी है। तो ये सुनकर गैबल काफी गुस्से में नियोबी का गला पकड़ते हुए कह रही होती है, तुम गैबल को इन सभी के सामने बेवकूफ दिखा रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर नियोबी कह रहा होता है, मैं वो नहीं हूँ जिसने ये ऑर्डर दिया था, ये सब हमारे सीनियर की इच्छा है और तुम उनकी इच्छा के अगेंस्ट नहीं जा सकती हो। तो गैबल नियोबी को छोड़ते हुए कह रही होती है, ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। फिर नियोबी कह रहा होता है, अच्छा जाओ, गेट ओपन है। तो ये सुनने के बाद डोकाबी कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो डोकाबी को देखते हुए वो नियोबी मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उसने इतनी जल्दी खुद को फ्री कैसे कर लिया? इसके बाद हम देखते हैं कि डोकाबी जैसे उस नियोबी का सर पकड़ने वाला होता है तो तभी बीच में गैबल आ जाती है। तो ये देखकर डोकाबी कह रहा होता है, मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि तुम बीच में आ गई। खैर छोड़ो, अब जब तुमने ये कर ही दिया है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी से नियोबी अपनी प्लेस में वापस आ जाता है और कह रहा था, फ्यू, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, मैंने उन्हें धोखा देने के लिए एक नाटक किया था, लेकिन मैंने उस फोर्थ ब्रांच
लैंड डीएडी की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। खैर वो डॉल मेरी फेवरेट थी। वैसे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन एंड में हमें वो मिल गया जिसके लिए हम आए थे। हमने गोल्ड रिट्रीव कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है पार्टनर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस सेम लेडी को देखते हैं और पुंग भी उस लेडी की तरफ काफी तेजी से जा रहा होता है। और इसी के साथ हम दोबारा डोकाबी को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं जानता था ये काफी वियर्ड था कि उसके ब्लड में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि मैंने इस फाइट को काफी एंजॉय किया, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मेरा अपोनेंट पूरी तरह से एक डॉल थी। खैर अब तुम्हारी बारी है। अब तुम दोनों से डील करने का टाइम आ गया है। सोशलिंग को तैयार करो। तो डोकाबी के इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसके गले में एक बेहोश करने वाली डांट आकर लग जाती है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। इसके बाद जिगल भी दौड़ते हुए जियो के पास आ जाता है और कह रहा होता है बाकी लोग कहाँ है, मुझे सब कुछ बताओ, आखिर यहाँ क्या हुआ। तो जियो घबराते हुए कह रही होती है सर मुझे नहीं पता है, यहाँ सडनली सब कुछ डार्क हो गया था और उसने बाकी सभी लोगों को मार डाला है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए एक पर्सन आ जाता है और कह रहा होता है सर ये जोआना का कॉल है। और इसी के साथ जिगल कॉल पर कह रहा होता है जोआना आखिर तुम कहाँ हो, यहाँ पर काफी सारी गड़बड़ हो गई है, हमारे काफी वर्कर्स को और ब्रांच के ट्रेनी को एक रेड ग्रेड ने मार डाला है। तो जोआना कह रही होती हमारी सिक्योरिटी में सेध लगाई है और मैं ढूंढ रही हूँ कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन इसे छुपाए रखना हमारे लिए इजी नहीं होगा। इस सिचुएशन के लिए हमें किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पिरिट कह रही होती है ये मॉन्स्टर डायरेक्टली वाइजर की चपेट में आने के बाद बेहोश हो गया है। तो एक दूसरी स्पिरिट कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं हुआ है, निडल ब्रोक हो गई है और उस तक वो सेडेटिव नहीं पहुंची है। फिर ये सुनकर वो पहली स्पिरिट कह रही होती है अगर ऐसा है तो वो अनकॉन्शियस कैसे हो गया है। तो दूसरी स्पिरिट कह रही होती है मुझे लगता है कि वो बस सो गया है। फिर ये सुनकर वो पहली स्पिरिट कह रही होती है किसी भी तरह हमें इस मॉन्स्टर को जल्दी ही बंद कर देना चाहिए। तो सोशलिंग कह रही होती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोआना जिगल से कह रही होती है जल्दी से हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करो और वहाँ के सभी अवेलेबल एजेंट्स को जल्दी से यूटोपिया की बिल्डिंग में भेजने के लिए कहो, इससे पहले कि काफी देर हो जाए, हमें पुंग को रोकना होगा। तो ये सुनकर जेगल कह रहा होता है तुम सडनली किस बारे में बात कर रही हो, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। हेडक्वार्टर को इसकी रिपोर्ट देने से पहले हमें एक कंटेंजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है। फिर जोआना कह रही होती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर हम पुंग को नहीं रोकते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हीरोज की एग्जिस्टेंसी सीज हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुंग ज़ूटोपिया बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ ज़ूटोपिया बिल्डिंग के अंदर हम उसी सेम लेडी को देखते हैं और वो कॉफी पी रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद पुंग विंडो तोड़ते हुए उस लेडी के पास आ जाता है। तो वो लेडी पुंग को देखते हुए कह रही होती है फाइनली तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही वेट था। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि फाइनली तुम्हें इस तरह देख पाना मुझे हिला दे रहा है मेरे हीरो। तो पुंग कह रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा हीरो नहीं हूँ और मुझे जवाब दो कि युल चियोन को किसने मारा। तो वो लेडी कह रही होती मास्टर तुम फिर से रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि मैंने उसे क्यों मारा। फिर पुंग कह रहा होता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ युल चियोन कहाँ है। तो वो लेडी अपने नेक पर नाइफ रखते हुए कह रही होती है मैं अकेली हूँ जिसे पता है कि युल चियोन कहाँ है, तो बताओ क्या अब भी तुम मुझे मारना चाहोगे। फिर पुंग कह रहा होता है एक मिनट रुको, क्या तुम ह्यूमन हो। तो वो लेडी कह रही होती है आखिर इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग थे जो बुराई के साथ खड़े थे। फिर पुंग कह रहा होता है आखिर बुराई का साइड लेने का तुम्हारा रीजन क्या है। तो वो लेडी कह रही होती है खैर तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये पूरी तरह से बिजनेस का मैटर है। वैसे तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, लेकिन मॉरलिटी हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हम अपने कस्टमर को मोस्ट ऑप्टिमम कंसल्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। फिर पुंग कह रहा होता है क्या कंसल्टिंग। तो वो लेडी आगे कह रही होती है एज ऑफ पीस से 12 साल पहले अच्छाई और बुराई ने वॉर छोड़ दी और जिसको उस पीस की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्या वो पीस के लिए स्ट्राइव करने वाले ह्यूमंस और हीरोज नहीं थे, बल्कि ये बुराई थी जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फ्रेड वॉर के दौरान लगभग 18 साल पहले बुराई का विनाश हो गया था और किंग सैटर्न का अंतिम आगमन हो रहा था और बुराई खत्म होने की कगार पर थी, पर वो जानते थे कि ये हार पास्ट में उनके द्वारा एक्सपीरियंस की गई किसी भी हार से डिफरेंट थी। ये एक ऐसी हार थी जिसने उन्हें काफी ज्यादा डरा दिया था कि इससे सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा। और ये हम यूटोपिया ही थे जिन्होंने उन्हें पीस की एडवाइस दी कि ह्यूमंस को पीस सिक्योर करने के लिए हीरोज की जरूरत है और एक बार जब हम पीस एग्रीमेंट कर लेंगे तो ह्यूमंस को फिर हीरोज की जरूरत नहीं होगी
और मैंने ऐसे कई हीरोज की काउंटलेस कहानी सुनी है जो एग्जिस्टेंस का पर्पस वाइप्ड हो जाने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वैसे हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है और अब हीरोज दोबारा फिर से गायब हो जाएंगे एक डिजीज के नाम पर जिसे पीस कहा जाता है। तो ये सुनने के बाद पुंग सडनली उस लेडी के पास आता है और उसे नीचे गिराकर कह रहा होता है, तुम्हारी बकवास अब काफी हो गई है, जल्दी से मुझे उसका जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। युल चेओन कहाँ है? फिर वो लेडी कह रही होती, आके तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? मॉन्स्टर के सामने तुम रूथलेस हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तो पुंग कह रहा होता है, अपना मुंह बंद करो। फिर वो लेडी पुंग के काफी क्लोज आकर कह रही होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वही हो, तुम स्ट्रॉन्ग लेकिन डेंस हो, हीरो लेकिन नाइव, तुम एक हीरो हो। इस डिजिट के अंडर अच्छाई और बुराई के स्टैंडर्ड को लैब हो गए हैं और ह्यूमंस के पास डिसीजन लेने का चॉइस छोड़ दिया गया है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इतना कहने के बाद वो लेडी अपने मुंह में एक चिप रख लेती है और इसके साथ अचानक से उसका फेस ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देखकर पुंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विंडो तोड़ते हुए कुछ कमांडो आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, अपने हाथ ऊपर करो, हम ह्यूमन स्क्वाड एसोसिएशन से हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी मत हिलना, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें फायर करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर ये सारा इंसिडेंट लाइव रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है, ओ माय गॉड, मुझे अपनी आईज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। फोक्स, हमें अभी अभी ये वर्ड्स रिसीव हुए हैं कि किसी ने 2 बजे यूटोपिया के ऑफिस में घुसपैठ की है और साथ ही यूटोपिया की सीईओ मारिसेन को मार दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमें एक सीढ़ी दिखाई जाती है और उस सीढ़ी के एक पुराने से घर के अंदर हम हान और उसकी मॉम को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हान एक मॉल में गया होता है और थोड़ी देर बाद मॉल में घूमने के बाद हान एक चिप्स खरीदता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का एक एम्प्लॉय हान को देखकर कह रहा होता है, हे बच्चे, तुम्हारी पॉकेट के अंदर क्या है? तो ये सुनकर हान काफी देर से वहाँ से भागने लगता है और सीधा अपने घर की तरफ आ रहा होता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, अगर मैं खाना चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर मैं और ज्यादा चोरी करने के लिए किसी और कन्वीनियंस स्टोर पर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हान जैसे अपने रूम में पहुंचता है तो इसकी मॉम कह रही होती, हान तुम वापस आ गए हो, सो तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्या तुमने मजे किए? तो हान की मॉम कितना कहती, हान देखता है कि उसकी मॉम ने फर्श गीला कर दिया होता है, यानी टॉयलेट कर दी होती है। तो ये देखकर हान मन ही मन कह रहा होता है, शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने नीचे काफी देर कर दी थी। तो इतना सोचने के बाद हान वो फ्लोर साफ करने लगता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता है, मैं जानता हूँ कि हम काफी डिफरेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान की मॉम सडनली हान के सामने नाइफ लेकर खड़ी हो जाती है और कह रही होती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना सकते हो? तो इतना कहने के बाद हान की मॉम इधर उधर नाइफ चलाने लगती है, फिर चिल्लाते हुए रोकर नीचे बैठ जाती है और इसके साथ थोड़ी देर बाद हान को गले लगाते हुए कह रही होती है, हान मुझे माफ कर दो, फिर से मुझे कुछ हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और हान की मॉम भी सो गई होती है। फिर थोड़ी देर बाद हान भी अपनी मॉम का पकड़कर सो जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हान की मॉम हान से कह रही होती है, हान बेटा, अब मैं और नहीं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ मिटाकर एक न्यू लाइफ शुरू करने जा रही हूँ, तो इसलिए तुम्हें भी मेरे बारे में भूलना होगा। तो हान कह रहा होता है, नहीं, मैं आपके बारे में नहीं भूलूंगा और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। तो हान के इतना कहने के बाद हान की मॉम डोर क्लोज कर लेती है और हान मन ही मन कह रहा होता है, जब उन्होंने डोर क्लोज कर दिया तो तब मुझे अंधेरे ने पूरी तरह से घेर लिया। फिर फाइनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर फीलिंग्स थी, मैं तो बस उनसे दूर भाग रहा था, उस पुराने दरवाजे और मेरी मॉम की बर्फीली आंखों से, और सिर्फ यही चीज है जो मुझे सॉलेज देती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हान ये सब फ्लैशबैक याद कर रहा होता है और उसे अचानक से अपनी यादों में पुंग दिखाई देता है। तो पुंग को देखकर हान कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? फिर पुंग कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक हीरो हूँ। तो हान कह रहा होता है, मास्टर, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसने मेरे लिए डोर ओपन करा था वो तो मेरे डैड थे। फिर पुंग कह रहा होता है, मुझे नहीं पता, शायद मेरे जैसी किसी की जरूरत थी जो तुम्हारे लिए एक और डोर खोले। वैसे क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इस गेटअप में यहाँ क्या कर रहा हूँ, या इस सिचुएशन के बारे में नहीं पूछोगे? तो हान कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ लेकिन। फिर पुंग कह रहा होता है, लेकिन क्या? तो पुंग कह रहा होता है, लेकिन पॉसिबली तुम मुझे चुप रहने के लिए कहते हो। फिर पुंग कह रहा होता है, तुम काफी इम्पोर्टेंट हो
और मैं ये तुम्हें दूंगा। तो इतना कहने के बाद पुंग हान के सर पर अपना हाथ रखता है और कह रहा होता है तुम बस ऐसे ही खड़े रहो। फिर आगे कहता है हेरिटेज ट्रांसफर, और इसके साथ हम देखते हैं कि पुंग की पावर हान के अंदर ट्रांसफर होने लगती है और पावर ट्रांसफर करते हुए पुंग मन ही मन कह रहा होता है शायद मैं इतनी ही पावर इस कंडीशन में दे सकता हूँ। फिर जब पावर ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद हान पुंग से कह रहा होता है तुमने अभी मेरे साथ क्या किया। तो पुंग कह रहा होता है अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास 3 लोगों की एक टीम बनाने के लिए 3 दिन है जिसके साथ तुम्हें एक काम करना है, तो अब जाओ और उन्हें ढूंढो। फिर हान कह रहा होता है मास्टर आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो पुंग कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो, लेकिन तुम ही ओनली 1 पर्सन हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो ये जो फ्लैशबैक होता है यहीं पर एंड होता है और इसी साथ हान भी जाग जाता है। तो हान को जागता हुआ देखकर वहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम फर्स्ट ब्रांच के इंटर्न हो ना। तो हान कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ। फिर वो पर्सन कह रहा होता है तुम यहाँ लॉबी में बेहोश पड़े थे और शायद ये तुम्हारी चोटों की वजह से हो सकता है, अच्छा ये बताओ इंचार्ज ऑफिसर कहाँ है। इसके बाद एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। फिर एक पर्सन कह रहा होता है लेकिन सर ये फर्स्ट ब्रांच यहाँ अकेला है। फिर वो पहले वाला पर्सन कह रहा होता है उसे इन्फर्मरी ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल रूम में पहुँच जाना। और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है सर एक बुरी खबर है, मास्टर पुंग को एक सिविलियन को मारने के लिए हीरो स्पेशल लॉ के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और नरेऊ का डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ब्रेकिंग न्यूज को देखते हैं और एक रिपोर्टर कह रहा होता है गुड मॉर्निंग, इस टाइम के टॉप न्यूज ये है कि एक टेरेबल क्राइम किया गया है। कल रात लगभग 2 बजे यूटोपिया की सीईओ मैरी सेन को मार दिया गया है। सस्पेक्ट ने यूटोपिया की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एंटर किया और उसके अपार्टमेंट में घुसपैठ की क्राइम करने के लिए। पुलिस फोर्स का कहना है कि उसका मर्डर काफी बुरी तरह से किया गया है। विक्टिम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनका चेहरा ब्लास्ट किया गया हो और हीनेस क्राइम की विक्टिम मैरी सेन ग्लोबल लेवल पर एक्नॉलेज टैलेंटेड पर्सन थी। साथ ही मैरी सेन वर्ल्ड पीस बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर हमेशा खड़ी रहती थी और इसी रीजन से उसकी डेथ एक चौंकाने वाला इंसिडेंट है। पुलिस ने सस्पेक्ट की पहचान कर ली है और इस मर्डर करने वाले सस्पेक्ट का नाम पुंग है, एज 29 ईयर और ये हीरो एसोसिएशन का हीरो है और पुंग को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस मर्डर का पर्पस पता नहीं चला है और इस चौंकाने वाले इंसिडेंट के रिगार्डिंग हीरो एसोसिएशन ने अभी तक सिचुएशन को एड्रेस नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज पर एक सिविलियन कह रही होती है और वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो आज का ये इशू काफी स्कैरी है क्योंकि ये हीरो से रिलेटेड है। ये हीरोज जिसे चाहे उसे मार रहे हैं। ये लोग एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ मर्डर करना चाहता है, इसलिए हमें उन्हें मिटा देना चाहिए। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक और सिविलियन कह रहा होता है तुम लोगों ने चीपियो को भी मार डाला है, हम सब जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर आगे कह रहा होता है कोरिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा कराए गए सर्वे के अकॉर्डिंग 97.2% लोगों ने हीरोज के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट वोट किया है, जबकि 2.8% लोग ने उनके एग्जिस्टेंस के फेवर में वोट किया है। और अभी भी हम सिटीजन्स को हीरोज के अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग करते हुए देख रहे हैं और ये सारे सिटीजन्स हीरो ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड करने की डिमांड कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी पीस को डिफेंड किया था वो पीस के एनिमी बन गए हैं, वो एक होमिसाइडल ग्रुप बन गए हैं जो किलिंग के अलावा कुछ भी नहीं करता है। इसलिए अब टाइम आ गया है उनके खिलाफ खुद को बचाने के लिए हमें कार्रवाई करना शुरू करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी कम्युनिटी के सारे मेंबर ये न्यूज देख रहे होते हैं। तो ये न्यूज देखने के बाद कम्युनिटी के चेयरमैन डेगवॉन ग्वान कह रहे होते हैं अरे इसे बंद करो, 14 को डेड अज्यूम कर लिया गया है, 2 कैंप स्टाफ से, 7 कैंप आउटसोर्स स्टाफ से और एक 4th ब्रांच इंटर्न, लेकिन किसी रीजन से उसकी पूरी बॉडी वाइप्ड हो गई है। साथ ही 5 स्टाफ इंजर्ड हुए हैं जिसमें मामूली और भारी रूप से इंजर्ड ट्रेनी भी शामिल है और इसके ऊपर फर्स्ट ब्रांच का एक इंटर्न भी मिसिंग है। जोआना क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि क्या चल रहा है। तो जोआना कह रही होती है जिंदा बचे हुए लोगों की गवाही के अकॉर्डिंग और हमारे स्टाफ से अब तक मिले एविडेंस के अकॉर्डिंग ये नरेरिका और यूटोपिया द्वारा बनाया गया एक प्लान है और इससे पहले कि काफी देर हो जाए हमें पब्लिक को ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए, साथ ही उन्हें सच्चाई भी बता देनी चाहिए। फिर ग्वान कह रहा होता है अच्छा ऐसा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है मुझे कोई न्यूरोकिंस नहीं दिखा और जिस कंट्रोल रूम के डिसअपियर होने की रिपोर्ट मिली थी वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ही आ गया है और वहाँ पर नरेरिका का कोई प्रूफ नहीं मिला। साथ ही केस को और भी बदतर बनाने के लिए तुमने सेकंड ब्रांच के एक मास्टर को अरेस्ट कर लिया और तुम्हारी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए
एकमात्र ट्रेनीज की गवाही है। और तुम्हें क्या लगता है इन ट्रेनीज की गवाही के बेस पर पब्लिक हम पर भरोसा कर लेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ हम पर अटैक करेंगे ये कहते हुए कि ये पुंग के पागलपन को छुपाने का बस एक नाटक है। डायरेक्टर र्यूल, क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो? अगर मैं ये सोचूं कि ये मोटिव एक ऐसे पर्सन की मौत का बदला लेना था जो अभी जिंदा भी नहीं है, अगर इस बात का पता पब्लिक को चल गया तो जोआना बताओ क्या होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि यूल कह रहा होता है पुंग इस टाइप का नहीं है जो ऐसे किसी धोखे में आ जाए। तो जोआना कह रही होती हाँ नॉर्मल पुंग इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन पुंग उस दिन काफी डिफरेंट था। तुम पुंग के लिए एक फैमिली की तरह हो और यही फैक्ट पुंग के जजमेंट को खराब करने का रीजन बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ताइवुंग गिल कह रहा होता है जोआना मैंने तुम्हारी पोजीशन को वाउच किया है, तुम्हारी वजह से मेरी रेप्यूटेशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए तुम तैयार रहो और अब मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो गिल के इतना कहने के बाद जोआना वहाँ से चली जाती है। फिर हनमु किम कह रहा होता है एक ऐसा हीरो जिसने 90% लोगों को हीरोज का हेटर बना दिया है, ये कितना ज्यादा सैड है। तो सोडोल कह रहा होता है तो ये सच है कि एक सड़ा हुआ सेब बैगन को खराब कर देता है। इसके बाद गिल कह रहा होता है ये सही है, मौका मिलने पर हमें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो ग्वान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमारा वोट एक मत है। तो अब अगर सबका मानना यही है तो अब मैं हीरोज की फर्स्ट ब्रांच के डिसबैंडमेंट की अनाउंसमेंट कर देता हूँ। फिर यूल कह रहा होता है चेयरमैन रुको, मैं प्रॉब्लम से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम को एक बार फिक्स करने का मौका दीजिए। तुम ब्रांच को डिसबैंड करने के लिए काफी जल्दबाजी कर रहे हो। तो ग्वान कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम फर्स्ट ब्रांच की कितनी देखभाल करते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स में हमें हासिल करने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर यूल कह रहा होता है ठीक है, मैं बिना किसी सोल्यूशन के डिसबैंड पर डिसएग्री नहीं करूंगा, एटलीस्ट मुझे कुछ टाइम तो दे दीजिए। तो ग्वान कह रहा होता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, फर्स्ट ब्रांच को डिसबैंड करने के लिए पहले ही हमारे लोग चले गए हैं। और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट करके हीरोज की फर्स्ट ब्रांच दिखाई जाती है और साथ ही उसके बाहर जेहुन किम खड़ा होता है। फिर वहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं और वो बच्चे जेहुन को देखते हुए कह रहे होते हैं तुम तो काफी ज्यादा टॉल हो, क्या तुम स्पेशल फोर्स से हो? तो ये सुनने के बाद जेहुन एक बच्चे के हाथ से उसका फोन ले लेता है। फिर ये देखकर वो बच्चे कह रहे होते सॉरी मुझे माफ कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेहुन उस बच्चे के साथ सेल्फी लेते हुए कह रहा होता है चलो चीज कहो। और इसी के साथ हम वहाँ पर कुछ सिविलियंस को देखते हैं और वो कह रहा होता है वहाँ उन ब्लैक लोगों से केयरफुल रहो। साथ ही एक और लड़की कह रही होती है पता नहीं ये स्पेशल फोर्स है या कुछ और है। फिर एक और दूसरा लड़का कह रहा होता है मैंने उन्हें न्यूज पर देखा है, ये वही है जिन्होंने उस मर्डरर को अरेस्ट किया है जिसने मारी सेन को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और काफी लोग भी आ जाते हैं। फिर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं उन किलर्स को यहाँ से भगा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे कमांडर्स एक एक करके बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। फिर तभी एक कमांडर कह रहा होता है ये तो काफी इजी है क्योंकि यहाँ बचे हुए मास्टर फर्स्ट ब्रांच के डिसबैंड पर एग्री हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कमांडर जैसी और अंदर जाता है तो वो देखता है कि उनसे पहले गए हुए कमांडर्स वहाँ बेहोश पड़े हैं। तो ये देखने के बाद वो अपने एयरपेस में जेहुन से कह रहा होता है कैप्टन यहाँ पर कुछ तो गलत है, यहाँ का एंट्रेंस बैरियर से भरा हुआ है और कुछ कमांडर्स भी अनकॉन्शियस पड़े हैं। फिर ये सुनकर जेहुन कह रहा होता है मैं जानता था वो जरूर कुछ न कुछ करने वाले हैं, खैर अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉल पर हुआरेंग हेलो कहता है और एक कमांडर जेहुन से कह रहा होता है कमांडर कॉल पर जेहुन है। फिर जेहुन हुआरेंग पर काफी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है मास्टर आखिर तुम कहाँ हो, हमने तुम्हें बताया था कि हम तुम्हें कॉल करेंगे। तो हुआरेंग कह रहा होता है मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर जेहुन कह रहा होता है क्या तुम सर्जरी के बीच में थे, क्या तुम अपने पेशेंट को अटेंड कर रहे हो? तो हुआरेंग कह रहा होता है नहीं तो। फिर जेहुन कह रहा होता है आखिर तुमने हमारे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया? तो हुआरेंग कह रहा होता है मेरा फोन साइलेंट में था। इसके बाद जेहुन देखता है कि काफी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। तो ये देखकर जेहुन शांत होते हुए कह रहा होता है देर से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे माफ करना, मैं एनएच टीम मैनेजर जेहुन किम हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे हीरोज की ब्रांच के डिसबैंड में कोऑपरेट का डिसीजन लिया है, तो आखिर लॉबी में बैरियर्स क्यों है? तो हुआरेंग कह रहा होता है फर्स्ट ब्रांच में कोई हीरो नहीं है, हमारे पास एक ही इंटर्न है और वो मेरे साथ है। फिर ये सुनकर जेहुन मन ही मन कह रहा होता है फर्स्ट ब्रांच का हीरो फर्स्ट ब्रांच में नहीं है,
मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंदर जो कमांडर होते हैं उनके ऊपर सडनली कोई अटैक कर देता है। तो ये देखकर दूसरा कमांडर कह रहा होता है, "हे, वहाँ कौन है?" और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक पंच आ रहा होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।